नमस्कार मित्रों, मैं हेमा शर्मा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संस्कृत बाय हेमा मैम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दो लाइन आपके लिए कि ज़िंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, ज़िंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो जीत मिलेगी, या तो जीत मिलेगी, और हार भी गए तो सीख मिलेगी। तो आपको हारना नहीं है, आपको तो जीतना ही है। इसीलिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, जीत के लिए तैयारी कर रहे हो, ना कि हारने के लिए। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो सेशन होगा वो होगा वर्ड विचार से। तो वर्ड विचार में आप लोग देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सेंट्रल टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, और चाहे टीजीटी पीजीटी, कोई भी संस्कृत का अगर एग्ज़ाम होता है, झारखंड टीजीटी झारखंड पीजीटी और जो भी एग्ज़ाम से लगे हुए हैं, और जिस एग्ज़ाम से में संस्कृत आती है, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है और बहुत सारे बनते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आप पढ़ेंगे, वर्ड को पढ़ेंगे, वर्ड से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्ड जो होते हैं, वर्ड किसे कहते हैं। तो देखेंगे आप लोग कि ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई, आप लोग बचपन में ये सब पढ़ते चले आए होंगे। हिंदी के तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्ड की वह छोटी से छोटी इकाई, ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते, उसको वर्ड कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्ड जो हैं, वर्ड को हम अक्षर भी कह देते हैं, ये समानार्थी भी होते हैं। वर्ड को क्या कहते हैं? अक्षर भी कह देते हैं। अब ये थोड़ा सा देख लो, इसमें सूक्ष्म अंतर है। वर्ड और अक्षर में थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है, परिभाषा आती है, ना क्षरति इति अक्षरा, ना क्षरति इति अक्षरा। ये बता रहा है कि ना क्षरति इति अक्षरा, जिसका कोई क्षरण नहीं होता है उसे अक्षर कहते हैं। अगर अक्षर का विलोम शब्द पूछ लिया जाए तो अक्षर का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द होता है क्षर, जो क्षर जाता है, जिसका क्षरण हो जाता है। और आ का मतलब होता है नहीं, जिसका क्षरण ना हो उसी को क्या कहते हैं? उसी को अक्षर कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि अक्षर और वर्ड में क्या अंतर है, थोड़ा सा बताते हैं। सूक्ष्म अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। और वैसे तो ये दोनों समानार्थी माने गए। वर्ड को अक्षर कह सकते हैं, अक्षर को वर्ड भी कह सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर का को लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम और वर्ड विन्यास भी कर देंगे। हिंदी में हम कहते हैं वर्ड विन्यास, और हम अपने संस्कृत में कहते हैं आनुपूर्वी। आनुपूर्वी मतलब इसके भी खंड कर देना। अब यहाँ से मैंने आ को बाहर कर दिया। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि वर्ड का तो विन्यास हो जाता है, क्या अक्षर का क्षरण होता है? यही डेफिनेशन बता रही है कि अक्षर का क्षरण नहीं होता। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये का शुद्ध व्यंजन है, ये क्या है? ये अक्षर है। ये क्या है? अक्षर। ये देखिए इसके और भी खंड नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये क्या है? ये अक्षर है। यहाँ पर देखा आपने, ये क्या है? ये वर्ड है, इसे हम वर्ड कह सकते हैं। वर्ड के तो विन्यास हो गया, लेकिन अक्षर का क्षरण कहीं हुआ? नहीं हुआ। तो ये दोनों वैसे तो समानार्थी हैं, फिर भी सूक्ष्म अंतर आपको मैंने दिखा दिया है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। वर्ड कितने होते हैं या वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? देखेंगे कि वर्ड कितने होते हैं। वर्ड दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? सभी लोग जानते हैं ये बात। देखिए, वर्ड दो प्रकार के होते हैं, बचपन से लेकर अभी तक सभी लोग ये पढ़ते चले आए। तो वर्ड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अब आप कहेंगे एक कौन होते हैं, हम संस्कृत में ही बता देते हैं, अच। और एक कौन होते हैं? अच को हम क्या कहते हैं? हिंदी में स्वर कहते हैं। और एक कौन होता है? हल, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? व्यंजन। इसमें देख लो, देखिए अच किसे कहते हैं और हल भी किसे कहते हैं। यहाँ पर इसकी भी डेफिनेशन देख लो, इसका सूत्र देख लो। ये सूत्र है, ठीक है। सूत्र स्वयं राजन्ते इति स्वरा,
स्वयं राजन्ते इति स्वरा। हल को हम क्या कहेंगे, हल का सूत्र क्या हो जाएगा, अन्वग अन्वग भवति व्यंजनम। इसका ये सूत्र है अन्वग भवति व्यंजनम। और यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। देखिए जो स्वतंत्र होता है, जिसको किसी स्वर या और किसी दूसरे स्वर या व्यंजन की हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, या फिर उसी को अच भी कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बिना स्वरों की सहायता से ना चल पाए, जो बिना स्वरों की सहायता से ना तो बोले जाते हैं, ना ही पढ़े जा सकते हैं, और ना ही लिखे जा सकते हैं अच्छी तरीके से, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को व्यंजन कहते हैं, या फिर उसी को ही हल कहते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्वयं राजन्ते इति डॉट डॉट डॉट, अब क्या भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर जिसको पता है कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा, तो यहाँ पर आप क्या भर देंगे, स्वरा, अपने आप निकलेगा मुँह से। तो यहाँ पर आपने ये देख लिया कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर यहाँ पर ऐसे भी पूछा जाए कि अन्वग भवति डॉट डॉट डॉट, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए क्या भरा जाएगा, और वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हो, स्वर हो, व्यंजन हो, और भी बहुत सारे 4 ऑप्शन बना के रख दिए जाएं, तो वहाँ पर क्या भरोगे, व्यंजन भरोगे। तो यहाँ से देखो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बताइए वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ड 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो गए, एक आपका स्वर या व्यंजन, या फिर कहें अच, या फिर हल। अब आप देखेंगे कि इनके भी अपने अलग अलग भेद हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनके अच के भी कितने भेद होते हैं। तो अच के भी यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 भेद होते हैं, और किसके अनुसार, मात्रा काल के अनुसार। मात्रा काल के अनुसार कितने भेद हो गए, 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मात्रा काल के अनुसार कितने भेद हो गए, भेद कितने हो गए, 3। यहाँ पर मात्रा काल के अनुसार कितने भेद हो गए, 3। कौन कौन से होते हैं, एक आपका आप ही लोग जानते भी हैं, ह्रस्व, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, दीर्घ, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, प्लुत। मात्रा काल के अनुसार है। मात्रा का मतलब क्या होता है, अ ई उ री री, ठीक है। मात्राएं और काल में समय, जिन मात्राओं को उच्चारित करने में जितना वक्त लगता है वही उसका मात्रा काल कहलाता है। अब आगे चलते हैं। देखिए कौन कौन से कभी कभी यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि वही बताइए मात्रा काल के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब यहाँ आते हैं कि हल के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मूल रूप से तो हल के कितने भेद होते हैं, 3, और कुल मिलाकर कितने भेद होते हैं, 4। तो मूल रूप से कितने आप देखेंगे, मूल रूप से 3 भेद, और कुल कितने हो जाएंगे, कुल 4 भेद। कुल अगर देखेंगे तो 4 भेद, और मूल रूप से देखेंगे तो 3 भेद। वो आप भेद देखेंगे कौन कौन से हो जाएंगे, एक आपका हो जाएगा स्पर्श, दूसरा आपका हो जाएगा अंतस्थ, तीसरा आपका हो जाएगा ऊष्म, और चौथा आपका हो जाएगा संयुक्त। देखेंगे आप, अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए कि मूल रूप से व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। कुल पूछा जाए कि मूल रूप से कुल हल के कितने भेद होते हैं, कुल व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तब आप बताएंगे 4। वो स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म और संयुक्त। यहाँ पर आप देखेंगे कि संयुक्त जो व्यंजन होते हैं वो हमारे मास्टर सूत्रों में देखने को नहीं मिलते हैं। और स्पर्श व्यंजन आपको देखने को मिलते हैं, आपको 7 नंबर से लेकर और 12 नंबर तक आपको क्या मिलते हैं, स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कहाँ मिलते हैं, 4 और 5वें नंबर मास्टर सूत्र के 4 और 5वें और 6वें सूत्र में मिलते हैं। और ऊष्म व्यंजन आपको मिलते हैं मास्टर सूत्र के 13 और 14 नंबर में आपको क्या
मिलेंगे, उस व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर मूल रूप से कितने हो गए, 3 भेद हो गए। तो ये तो मैंने आपको चार्ट बना के बता दिया कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अच और हल। और यहाँ पर आप देखेंगे कि स्वयं राजन्ते इतिस्वरा, इसकी ये जो डेफिनेशन दी गई है, सूत्र दिया गया है, इसको याद कर लेना है। हल क्या होते हैं, अनवग भवति व्यंजनन व्यंजनम। इस तरीके से आप देखेंगे कि मात्रा काल के अनुसार कितने होते हैं, 3 होते हैं भेद, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। और मूल रूप से व्यंजन के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। और कुल मिलाकर कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। ये मैंने आपको संक्षिप्त में ऐसे बता दिया। अब हम लोग चलते हैं अच को देखेंगे, अच के बारे में पढ़ेंगे, इसी के बारे में मात्रा काल के अनुसार और जो जितने भेद होते हैं स्वर के, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर कि मात्रा काल के अनुसार मात्रा काल के अनुसार अच या स्वर के भेद और कितने, 3 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वो 3 कौन कौन से हैं, अभी आपने देखे थे वही वाले हैं। एक आपका हो जाएगा ह्रस्व, दूसरा आपका हो जाएगा दीर्घ, तीसरा आपका हो जाएगा प्लुत। यहाँ पर आप देखेंगे कि ह्रस्व कितने मात्रिक है, तो ये 1 मात्रिक है। ये कितने मात्रिक है, ये 1 मात्रिक है। 1 मात्रा काल का समय लगता है इसको उच्चारण करने में। दीर्घ कितने मात्रिक है, ये 2 मात्रिक है। इसको 2 मात्रा काल का समय लगता है उच्चारण करने में। ये आप देखेंगे ये कितने मात्रिक है, ये 3 मात्रिक है, त्रिमात्रिक। क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए प्लुत कितने मात्रिक है, तो आप क्या बताएंगे, त्रिमात्रिक। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि दीर्घ कितने मात्रिक है, तो द्विमात्रिक। और यहाँ पर ह्रस्व कितने मात्रिक है, तो 1 मात्रिक है। यहाँ पर आपने देख लिया कि 1 मात्रा काल का समय क्या होता है, जो हम पलक झपकाते हैं और वो अपने आप पलक झपक जाती है, वो 1 मात्रा काल का समय होता है। थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, ह्रस्व स्वर से 2 गुना जो समय लेता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विमात्रिक कहते हैं। ह्रस्व स्वर से जो 3 मात्रा काल का समय लेता है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक कहते हैं। बात तो समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन कौन से ह्रस्व स्वर होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि अ, इ, उ, रि और ली। वर्णों की संख्या कितनी हो गई है, 5। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, 5 होती है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, तो आपने देखा अ, इ, उ, रि, ली। इनका उच्चारण करने में कम अल्प समय लगता है, थोड़ा सा समय लगता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक लाइन आपको बताई थी कि दीर्घ स्वरों का महर्षि सूत्रों में कोई भी स्थान नहीं होता है। मतलब दीर्घ स्वर जो होते हैं वो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ये हमारे महर्षि सूत्रों में नहीं रखे हुए हैं। तो इनको क्या किया कि पाणिनि जी ने कहा कि इनको बना लो। अब बनते कैसे हैं, ह्रस्व मिलकर दीर्घ तो बन ही जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि छोटा आ और छोटा आ मिलाकर क्या बनता है, बड़ा आ। तो यहाँ पर बड़ा आ बना लिया। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनती है, बड़ी ई। तो यहाँ पर बड़ी ई बना ली। इसके बाद आप देखेंगे छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनता है, बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ बना दिया। री और री मिलकर क्या बन जाएगी, बड़ी री बन जाएगी। ठीक है, बड़ी री में डबल बार टा लगता है। री और री मिलकर बड़ी री बन जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि लिरी का कोई भी बड़ा नहीं बनता है, दीर्घ नहीं बनता है, इसलिए इसका कोई दीर्घ नहीं बनेगा। अब यहाँ पर नीचे नहीं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे कि एक वर्ड और यहाँ पर और 4 आएंगे, ए, ओ, ए
और औ। ये वाले तो हमने आपको समझाए हैं कि आ मिलकर बड़ा आ बना। रियल में है कौन कौन से दीर्घ स्वरों की श्रेणी में कौन कौन से रखे हुए हैं? आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये कितने हो गए? 8 हो गए। अगर पूछा जाए कि बताइए दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे कि दीर्घ स्वरों की संख्या है 8। कितनी है? दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है। फिर हम लोग आते हैं प्लुत में। तो प्लुत में जितने भी 9 के 9 स्वर होते हैं सभी के सभी प्लुत भी बनते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन से होते हैं। देखिए प्लुत, देखिए 3 मात्रा काल का समय लगेगा। प्लुत में कितने? 3 मात्रिक काल का समय होता है ना। तो यहाँ पर हम ये क्या बनाएंगे? 3 है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसे कभी जाना है 1 2 3 4, ये क्या है? 6 8 10। ये कभी ऐसे देखा आप लोगों ने? ये काउंटिंग है। ये कैसी है? देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। हमारी संस्कृत की भी लिपि कौन सी है? वो भी देवनागरी लिपि है। तो इसको जो पढ़ते रहे, कभी आपने अपने बुआ जी, अपने चाचा जी या मम्मी पापा से, दादी बाबा से कभी ये वाली काउंटिंग पढ़ी होगी तो आपको याद होगा। इसको पढ़ते कैसे? 1 2 3 4 या 1 2 3 करके नहीं पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? एकान 1, दोनी 2, तिरके 3, चौके 4, पंचे 5, छाइन 6, सत्ते 7, अट्ठे 8, नमाइन 9, दसारम 10। ठीक है, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो इन्हीं में से एक को क्या उठा लिया? 3 को उठा लिया। ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि आ को 3 गुना समय तक बोलना है। ठीक है, और यहाँ पर फिर इसके बाद पूरे के पूरे 9 स्वर होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ई को भी 3 गुना समय तक बोलना है। फिर क्या हो जाएगा? उ, री, लिरी, लिरी। यहाँ पर आप देखेंगे ए, ओ, ऐ, औ। काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9। इनकी संख्या कितनी हो गई? 9। पूरे 9 के 9 स्वर हैं और उनमें क्या लगा है? 3 3 3 बने हुए हैं। एक शब्द और पूछा गया था आपके यूपी टेट में, एक शब्द और ऐसे करके और आ जाए इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि ओम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ओम। ठीक है, ये शब्द भी ऐसे पूछा गया था, अभी बताएंगे। अब चलो चलते हैं थोड़ा। ये तो मैंने लिख के बता दिया कि कितने कौन कौन से कितने कितने होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये होते हैं इनको बोलिए। जैसे इसे बोलेंगे, देखिए कम मात्रा काल का, ये थोड़ा सा समय लगेगा बोलने में। अ, इ, उ, रि, लि। देखिए कम समय लगा कि नहीं लगा, इसीलिए इसे ह्रस्व कहते हैं और एक मात्रिक कहते हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगा। कितना समय लगा? ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? द्विमात्रिक कहते हैं। और ये किसकी श्रेणी में आएगा? दीर्घ स्वरों की श्रेणी में ये होंगे कितने? 8। इनकी संख्या कितनी होगी? 8। यहाँ पर आते हैं प्लुत। ऐसा लगता है लुप्त है ना, तो यहाँ पर ये है प्लुत। ये कितने मात्रिक है? त्रिमात्रिक है। अब इसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लेंगे। कम नहीं होना चाहिए ना, तो दीर्घ में चला जाएगा। ज़्यादा कितना भी हो जाए पर कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैसे बोलेंगे? आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, ऐ, औ। बोलने में आपको लगेगा कि ऐसे क्या गाना जैसे गा रहे हैं ना, लेकिन ये 3 गुना समय से कम नहीं होना चाहिए, 3 गुना से ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही ओम का उच्चारण करते हैं, ठीक है, हम आपको ओम का उच्चारण करके हम आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछा जा चुका है कि ओम शब्द में कौन सा प्लुत वर्ड है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन में ओ रखा था, ई रखा था, मा रखा था, इस तरीके से 4 ऑप्शन बना के दे दिए थे।
थे। तो यहाँ पर चलो हम भी बोलते हैं और जो लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो भी ओम का ही उच्चारण करेंगे और फील भी करेंगे कि कौन सा वर्ड बहुत देर तक आपने बोला। जो वर्ड बहुत देर तक बोला जाएगा वो प्लुत की श्रेणी में हो जाएगा, मतलब वो प्लुत वर्ड हो जाएगा। तो चलो चलते हैं, हम भी बोलते हैं, आप भी बोलिए, ठीक है। तो देखिए मैंने तो ओम बोला, बहुत देर तक मेरी सांस नहीं रुकी, लेकिन जो वर्ड मैंने बोला ओम बोला वो बहुत देर तक बोला। अब यहाँ पर देखिए जो माँ थी वो कब हमने माँ को बोला, जब हमारी सांस टूटने वाली थी तब मैंने माँ को बोला, ठीक है। और जो बहुत देर तक बोला वो कौन सा था, ओ था। तो इसलिए ओम शब्द में प्लुत वर्ड कौन हो जाएगा, ओ प्लुत वर्ड हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे किसी को भी आप बुलाते हो, जैसे कि आपकी कोई फ्रेंड है राधा, तो आप बहुत दूर हैं, उनको आप बुलाना चाहते हो और तो कैसे बुलाएंगे कि राधा राधा। आपने जो राधा बहुत देर तक बोला तो बताइए कौन सा स्वर बहुत देर तक बोला आपने, तो आ इसमें क्या निकला, आ वर्ड बहुत देर तक आपने बोला, तो जो बहुत देर तक बोला वही वर्ड वही क्या हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा। जैसे कि सीता जी को खोजते खोजते राम जी खोज रहे थे और सीता जी को पुकार रहे थे, तो राम जी कैसे बुला रहे थे वन में, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कैसे बुला रहे थे। चलो एक बार हम बता देते हैं। उन्होंने बुलाया कि सीते सीते सीते। तो देखिए सीते कौन सा वर्ड आया लास्ट में, बहुत देर तक कौन सा वर्ड बोला गया, कौन सा स्वर आया बहुत देर तक बोला गया, तो ए बोला गया, सीते ए। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि सीते शब्द में प्लुत वर्ड कौन सा है तो आप क्या बताओगे, ए। राधा शब्द में प्लुत वर्ड कौन सा बहुत देर तक बोला था, तो आ। उसी प्रकार से यहाँ पर जो वर्ड बहुत देर तक 3 गुना समय लेकर बोला जाएगा या 3 गुने समय से ज़्यादा भी समय लेकर बोला जाएगा वही वर्ड क्या कहलाएगा, प्लुत कहलाएगा। जैसे कि आप लोग अपने घर जाते हो, जैसे कि मम्मी नहीं दिखी और मम्मी को बुलाना, अब मम्मी नहीं दिखी तो अचानक आप बुला देते हो मम्मी मम्मी, तो आपने मम्मी मम्मी बुलाया तो मम्मी बुलाया, तो मम्मी कैसे बहुत देर तक, इसमें जो प्लुत वर्ड था वो कौन सा था, तो प्लुत वर्ड आपने देखा कि ई था। मम्मी बहुत देर तक क्या बोला, ई वर्ड बोला, ई स्वर को बोला, तो इसलिए उसमें प्लुत वर्ड कौन सा हो जाएगा। मम्मी शब्द में जो आपने बोला था उसमें प्लुत कौन हो जाएगा, तो उसमें हो जाएगा बड़ी ई, ठीक है। तो यहाँ बड़ी क्या, ई हो जाएगा, ठीक है। बड़ी छोटी से मतलब नहीं है, ई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपने इस तरीके से समझ लिया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन यहाँ से बन रहा था ना, इसलिए मैंने इसको समझाया। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन बनता है कि बताइए इसमें से कौन सा ह्रस्व, कौन सा वर्ड है जो दीर्घ नहीं बनता। तो यहाँ पर देख लो कि हमारा जो लिरी है ये दीर्घ कहीं रखा है, दीर्घ में नहीं, तो यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है, कौन सा ऐसा स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता है, तो लिरी है जिसका दीर्घ नहीं होता। आप इस तरीके से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि लिरी का दीर्घ नहीं होता है। फिर आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी टेट में ही क्वेश्चन पूछा गया, और जो भी संस्कृत के जो भी टीजीटी पीजीटी जहाँ पर भी ग्रामर पूछी जाती है वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि ए ओ यहाँ पर रखा हो, आ ई उ और ओ, ये क्वेश्चन यूपी टेट का है, पूछा गया था कि बताइए इसमें से कौन सा दीर्घ वर्ड है। अब यहाँ पर बड़ी ई भी हो सकती है, बड़ा ओ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं, ई हो सकता है, 4 इसी तरीके से ऑप्शन बना दिए गए, अभी हम बताएंगे आपको बना के, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ए ओ ए ओ, इन 4 वर्णों का क्या नहीं होता है, इन 4 वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है। ये जान लो कि ऐसे कितने वर्ण हैं, कितने स्वर हैं जिनका ह्रस्व नहीं होता है, तो ये 4 हैं जो संयुक्त स्वर के नाम से जाने जाते हैं, उनका क्या नहीं बनता है, उनका ह्रस्व नहीं बनता। और कितने ऐसे वर्ण हैं जिनका दीर्घ नहीं बनता, तो लिरी है जिसका दीर्घ नहीं बनता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इस तरीके से बता दिया। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लो, हम इसको रफ कर दे रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर बना दिया जाए, पूरा रफ कर देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर बना दिया जाए,
यहाँ पर इस तरीके से। अब पूछा जाए कि बताइए इसमें से प्लुत वर्ण कौन सा है, तो यहाँ पर आप क्या बताओगे कि इनमें से प्लुत वर्ण कौन सा है जिसमें 3 बने हों, जिस वर्ण के जिस स्वर के बाद में 3 बने हों तो वो क्या हो जाएंगे, प्लुत। यहीं पर पूछ दिया जाए कि बताइए इसमें कौन सा दीर्घ स्वर है, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि दीर्घ स्वर कौन है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर। यहीं पर पूछ लिया जाए कि बताइए इसमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है, तो आप क्या कहेंगे कि ई क्या है, ई ह्रस्व स्वर है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सा व्यंजन है, तो व्यंजन कौन हो जाएगा, का। अभी बाद में व्यंजन हम लोग पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और इसी तरीके से बनता है, यहाँ पर रख दिया जाए इस तरीके से। अब पूछा जाए कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसा स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा ऐसा स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता है, तो लिरी है जिसका दीर्घ नहीं होता है। जो क्या है, लिरी है जिसका दीर्घ नहीं होता। यहीं पर रख दिया जाए कि इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर है या ऐसा कौन सा है जिसका ह्रस्व नहीं बनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ई ह्रस्व है, ऊ ह्रस्व है, लिरी ह्रस्व है, और कौन सा है जिसका ह्रस्व नहीं होता है, तो ओ है, उसका ह्रस्व नहीं होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो जिस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाए, मैंने आपको सही तरीके, बहुत सारे तरीके बता दिए। मैंने आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसे बना ले जाएंगे, आंसर आप दे ले जाएंगे। तो एक और सूत्र आप देखेंगे कि सूत्र एक पढ़ लेते हैं, इसी से संबंधित एक सूत्र है जो कि पाडनी जी ने लिखा है, उसको भी देख लेते हैं। कभी कभी वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता। जूनियर एडिट जो पेपर हुआ था वो क्वेश्चन यहीं से बना था और पूछ लिया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे पाडनी जी के द्वारा दिया गया एक सूत्र है। आप देखेंगे कि एक मात्रो भवेत हर्ष्यो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रेस्तु प्लुतोगयो व्यंजनम च अर्धमात्रकम। ये देखिए सूत्र बता रहा है कि एक मात्रो भवेत हर्ष्यो। एक मात्रा भवेत मीन्स होती है किसकी, ह्रस्व की। द्विमात्रो दीर्घ उच्चते, द्विमात्रा दीर्घ की उच्चते मीन्स बोली जाती है। त्रिमात्रस्तु प्लुतोगयो, 3 मात्रा प्लुत की, 3 मात्रा किसकी होती है, प्लुत की। गयो मीन्स जानी जाती है। 3 मात्रा किसकी जानी जाती है, प्लुत की जानी जाती है। व्यंजनम च अर्धमात्रकम, और व्यंजन की कितनी मात्रा होती है, देखिए च का मतलब होता है और ये देखिए आ बना हुआ है, अर्धमात्रकम। और व्यंजन की कितनी मात्रा होती है, व्यंजन की आधी मात्रा होती है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक मात्रा शॉर्ट में, देखिए अभी मैंने डिटेल में अच्छे से आपको पढ़ा दिया, अब थोड़ा सा शॉर्ट में भी देख लेते हैं कि एक मात्रा जो होती है वो किसकी होती है, एक मात्रा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ह्रस्व में कौन कौन से वर्ड होते हैं, एक मात्रा किसकी होती है, ह्रस्व की, ऐसे ही जान लो, ठीक है, ह्रस्व की होती है। अब यहाँ पर आप देखा, आप ये वाली लाइन क्या बता रही है कि दो मात्रा किसकी होती है, 2 मात्रा होती है दीर्घ की, ये सूत्र हमें बता रहा है, ठीक है। और 3 मात्रा किसकी होती है, 3 मात्रा होती है प्लुत की। और आधी मात्रा किसकी होती है,
तो आप देखेंगे आधी मात्रा व्यंजन की होती है। व्यंजन कौन कौन होते हैं? व्यंजन होते हैं क, च, ट, त और सभी में क्या हलंत लगा हो शुद्ध व्यंजन कहलाता है, जिसकी आधी मात्रा होती है। शुद्ध व्यंजन की कितनी मात्रा होती है? आधी मात्रा होती है। तो कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि कौन है जिसकी आधी मात्रा होती है? तो व्यंजन है जिसकी आधी मात्रा होती है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक मात्रो भवेत डॉट डॉट डॉट। अगर ये सूत्र आता है तो आप कर ले जाओगे कि एक मात्रो भवेत हर्ष्यो, यहाँ पर हर्ष्य भरा जाएगा। और कभी कभी पूछ लेता है व्यंजनम चा अर्ध और यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, तो क्या हो जाएगा? मातृकम हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा गा के भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। कि एक मात्रो भवेत हर्ष्यो, द्विमात्रो दीर्घे उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गयो, व्यंजनम च अर्धिमात्रिकम। एक बार और पढ़ लेते हैं, ठीक है। मेरे साथ आप भी बोलिए, जितने भी लोग देख रहे हैं और वो भी मेरे साथ में, देखिए सामने आपके लिखा हुआ है, आप देख देख कर बोलिए। एक मात्रो भवेत हर्ष्यो, द्विमात्रो दीर्घे उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गयो, व्यंजनम च अर्धिमात्रिकम। तो ये थी आपकी मात्राएं, मात्राओं से संबंधित। मतलब आपको मैंने आज अच को पढ़ाया, मतलब स्वर को समझाया कि एक मात्रा ह्रस्व की होती है, द्वि मात्रा दीर्घ की और तीन मात्रा प्लुत की और आधी मात्रा व्यंजन की। कभी कभी उल्टा ही ऐसे पूछ लेता है कि बताइए दीर्घ कितने मात्रिक होता है? तो द्विमात्रिक। ह्रस्व कितने मात्रिक होता है? एक मात्रिक। प्लुत कितने मात्रिक होता है? तीन मात्रिक। और व्यंजन कितने मात्रिक होता है, या व्यंजन की कितनी मात्रा होती है? तो आधी मात्रा होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए, समझते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय संस्कृत।